दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि भाजपा ने किस तरीके से गुंडई करके बंगाल में ममता दीदी यानी टीएमसी को हराने का काम किया है। उससे पहले हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार, इसी कड़ी में और भी कई राज्य को आप जानते हैं कि किस तरीके से प्लानिंग करके भाजपा क्षेत्रीय दलों को निगलती जा रही है। और जिस तरीके से बंगाल में चुनाव को भाजपा ने जीता है, उससे लोकतंत्र प्रेमियों के तो होश उड़ गए हैं। और जिससे ये तय हो गया है कि यदि विपक्षी दलों ने मिलकर भाजपा का सामना नहीं किया, कि जो थोड़े भी मुट्ठी भर कोई क्षेत्रीय दल बचे हैं उनका भी समाप्त होना तय है, और वो भी भाजपा उनको भी निगल जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये लोकतंत्र कैसे बचे और जो हालात हैं भाजपा का मुकाबला कैसे किया जाए, तो दोस्तों उसके बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, 15 हैं, 20 हैं, 30 हैं, जो भी हैं, और इनमें से कई तो राष्ट्रीय स्तर का भी दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो जितने भी राष्ट्रीय दल हैं या इनके नेता हैं, ये सब पहले कांग्रेस का ही हिस्सा हुआ करते थे, कांग्रेस के ही नेता हुआ करते थे। यहाँ तक कि जो भाजपा आज है, उसके जो जन्मदाता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो भी पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। लेकिन उन्होंने भी कश्मीर के मुद्दे पर पंडित जी से कुछ मतभेद होने के कारण वो उनके मंत्रिमंडल से अलग हुए, यानी कांग्रेस का जो राज था उनसे अलग हो गए और उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। दोस्तों, जो अब मैं आपको ये बताता चलूं कि जो भी नेता या दल पहले कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे वो कौन कौन थे, तो हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कांग्रेस से निकलकर बनी प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां, ये वो पार्टियां हैं जिनकी स्थापना उनके नेताओं ने की, जो पहले कांग्रेस के दिग्गज स्तंभ हुआ करते थे। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी 1998 में ममता बनर्जी ने पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस से अलग होकर इसकी स्थापना की। आज यह पश्चिम बंगाल की सत्ता में है, बल्कि अब तो निकल गई चुनाव नतीजों के बाद, और एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तृणमूल कांग्रेस रखती है। दोस्तों, ममता बनर्जी कभी कांग्रेस की युवा तेज तर्रार नेता हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद होने के चलते उन्होंने बंगाल में टीएमसी का गठन किया और 15 साल तक लगातार सत्ता में रही और केंद्र में मंत्री भी रही। दोस्तों, इसी तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी 1999 में शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर मतभेद होते हुए कांग्रेस छोड़ी और एनसीपी बनाई। दोस्तों, उसी तरीके से आगे चलें तो वाईएसआर कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी ने अपने पिता वाईएस चंद्रशेखर रेड्डी के निधन के बाद कांग्रेस नेतृत्व से अनबन होने के चलते 2011 में अपनी पार्टी बनाई। चूँकि जगनमोहन रेड्डी चाहते थे कि उनके पिता की जिस तरीके से दुर्घटना में मौत हुई थी, तो उसकी जगह उनके बेटे यानी जगनमोहन रेड्डी को सीएम बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने उनकी बात नहीं मानी। तो इसी से नाराज़ होकर जगनमोहन रेड्डी ने अपनी वाईएसआर कांग्रेस अलग बनाई और वो भी सत्ता में आने में कामयाब रहे, फिर सीएम बने। दोस्तों, इसी तरह पर तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो अब बीआरएस है, कि चंद्रशेखर राव, केसीआर भी मूल रूप से कांग्रेसी थे। हालांकि बाद में टीडीपी में गए, लेकिन तेलंगाना आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी राह अलग चुन ली और बीआरएस पार्टी बना दी। दोस्तों, अब मैं आपको सीधे सीधे ले चलता हूं कि किस नेता का, कौन नेता जो पहले कांग्रेस में थे और जो उन्होंने कांग्रेस से हटकर अपनी पार्टी बनाई। वही नेता जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टियां बनाई। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह ने 1967 में कांग्रेस से मतभेद होने पर भारतीय क्रांति दल यानी बीकेटी बनाई और
इन्होंने जो अपने मुख्य किसान मजदूर को निशाने पर रखा और उनकी नेता भी बने। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ताऊ देवीलाल जो प्रधानमंत्री भी बने और कांग्रेस के विधायक भी रहे थे, वो भी चौधरी चरण सिंह के ही शिष्य थे। तो हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट समुदाय का गढ़ है, तो इन्होंने जाटों को और मजदूरों को इकट्ठा करके जहाँ चौधरी चरण सिंह जी ने भारतीय क्रांति दल बनाया, उसी तर्ज पर ताऊ देवीलाल जनता पार्टी के हिस्सा बने और बाद में इनेलो का गठन भी उन्होंने किया, जो बाद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी इनेलो के मुख्यमंत्री के रूप में कई बार उन्होंने गद्दी संभाली। दोस्तों, उसी तर्ज पर आप जानते हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जो इमरजेंसी के बाद 1977 में जो जनता पार्टी बनी थी और जो इमरजेंसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा इंदिरा जी के खिलाफ था, उसी के विरोध में जनता पार्टी का गठन हुआ और जनता पार्टी के जब राज आया तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनाए गए। दोस्तों, मोरारजी देसाई 1969 में इंदिरा गांधी से मतभेद के चलते अलग हो गए थे और उन्होंने अपनी कांग्रेस ओल्ड उसका नाम रखा था। दोस्तों, जो बाद में जनता पार्टी में मर्ज हो गई। इसी तर्ज पर दोस्तों बाबू जगजीवन राम कांग्रेस का बहुत मुख्य स्तंभ थे और इंदिरा गांधी का दायां हाथ थे। और जब 1971 में युद्ध लड़ा गया पाकिस्तान के खिलाफ और उसके दो टुकड़े हुए, तो बाबू जगजीवन राम ही देश के रक्षा मंत्री थे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। लेकिन इमरजेंसी के दौरान उनके मतभेद संजय गांधी से हुए, जिसके चलते उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी 1977 में बनाई और बाद में वो उप प्रधानमंत्री भी बने जनता पार्टी के शासन के दौरान और उप प्रधानमंत्री बने, मंत्री बने और उसके चलते कांग्रेस बहुत कमज़ोर हुई, क्योंकि बाबू जगजीवन राम के साथ साथ जो देश का बहुजन समाज था, दलित समाज था, वो भी कांग्रेस से अलग हो गया, जो बाद में बाबू जगजीवन राम की मृत्यु के बाद उसकी जगह मान्यवर काशीराम और मायावती ने ले ली। दोस्तों, वीपी सिंह जन मोर्चा जनता दल। दोस्तों, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे और राजीव गांधी के खासम खास थे, लेकिन उन्होंने भी अपने ही प्रधानमंत्री यानी राजीव गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हालांकि जो आरोप लगाए गए थे वो बाद में सिद्ध नहीं हुए और झूठे साबित हुए, लेकिन कुछ भी हो, वीपी सिंह तो प्रधानमंत्री बनने में कामयाब रहे थे जनता पार्टी के साथ जुड़कर। दोस्तों, जाट राजनीति। पश्चिमी यूपी और हरियाणा चौधरी चरण सिंह ने किसानों और जाट समुदाय को कांग्रेस से अलग कर एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। इसी विरासत को बाद में आरएलडी, अजीत सिंह और इनेलो जैसी पार्टियां प्रभावित रहीं। इसके बारे में मैं सुबह पहले भी आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ। महाराष्ट्र, मराठा राजनीति। महाराष्ट्र, शरद पवार ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाई और एनसीपी के जरिए कांग्रेस के पारंपरिक मराठा वोट बैंक में सेंध लगाकर एनसीपी को मजबूत किया और महाराष्ट्र में कांग्रेस को कमज़ोर किया। दोस्तों, दलित और पिछड़ा वर्ग राजनीति। हालांकि काशीराम और मायावती सीधे तौर पर कांग्रेस से नहीं थे, लेकिन बीएसपी के उदय ने कांग्रेस के सबसे मजबूत दलित वोट बैंक को उनसे छीन लिया। इसी तरह बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने पिछड़ी जातियों को गोलबंद कर कांग्रेस को बिहार में हाशिए पर धकेल दिया। दोस्तों, तमिल राष्ट्रवाद। तमिलनाडु में भी सीएन अन्नादुरई और बाद में अन्य नेताओं ने दृढ़ राजनीति के जरिए कांग्रेस के वर्चस्व को
तमिलनाडु में ख़त्म किया, जबकि शुरुआती दौर में के कामराज कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता हुआ करते थे। संभवतः यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन उसके बाद के कामराज के निधन के बाद कांग्रेस वहाँ कमज़ोर हुई और ये द्रविड़ पार्टियाँ का उभार हुआ। दोस्तों, कांग्रेस के ऐतिहासिक विभाजन, दोस्तों कांग्रेस के इतिहास में दो सबसे बड़े विभाजन हुए जिन्होंने इन पार्टियों को जन्म दिया। 1969 का विभाजन, इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित किया गया, जिसमें कांग्रेस आर यानी कांग्रेस ओल्ड पार्टी बनी। अंत में इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस ही असली कांग्रेस के रूप में उभरी, और जो ओल्ड कांग्रेस थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली, जिसका मैंने शुरू में भी जिक्र किया, वो सब मिलकर जनता पार्टी में चले गए। दोस्तों, इमरजेंसी के बाद 1978 में कांग्रेस का फिर विभाजन हुआ। आपातकाल के बाद पार्टी फिर टूटी और कांग्रेस आई, इंदिरा का गठन हुआ, जो आज भी वर्तमान में सत्ता में, मतलब जहाँ कई राज्यों में सत्ता में है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी भी मैंने इन क्षेत्रीय पार्टियों और इनके कद्दावर नेताओं के नाम लिए, ये दोस्तों पहले कांग्रेस का हिस्सा थे और कांग्रेस का अटूट हिस्सा थे। उन कांग्रेस में ये बड़े बड़े पदों पर भी रहे, मंत्री भी बने, लेकिन दोस्तों कांग्रेस नेतृत्व के साथ समय समय पर मतभेद के चलते ये कांग्रेस से अलग हुए। लेकिन दोस्तों, जो मैं मुख्य बात आपके सामने कहना चाहता हूँ वो ये है कि जिस तरीके से बंगाल को भाजपा ने गुंडई से हथियाया है, उसके चलते देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है और कहीं से भी उनकी गुंडई का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। और किस किस प्रकार की गुंडई हैं, किस तरीके से SIR कराया जा रहा है, किस तरीके से वोटें काटी जा रही हैं, और 2.5 लाख केंद्रीय बल बंगाल में तैनात कर लोगों को डरा धमका कर उनके अधिकारों का हनन करके भाजपा सत्ता में आई है। तो दोस्तों, इसी तरीके से कुछ गढ़ बचे हैं विपक्ष के, उनको भी इसी तरीके से भाजपा निगल जाएगी। जिस तरीके से बिहार में उन्होंने JDU को निगल लिया, महाराष्ट्र में भी आपने देखा है कि 2-2 पार्टियों को वो निगल गई है, हरियाणा में भी इस तरीके का कुछ हुआ था। और मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि ये क्षेत्रीय दल अपना अस्तित्व चाहते हैं और भाजपा के गुंडा राज से मुक्ति चाहते हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कर रहा है, जो जितने भी सारे संस्थान के लोकतंत्र के स्तंभ थे, भाजपा ने उन सबको खत्म कर दिया है। और ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र आखिरी सांसें ले रहा है यदि विपक्षी दल एक छतरी के नीचे नहीं हुए, इकट्ठे नहीं हुए, चाहे वो इंडिया गठबंधन के रूप में हो, चाहे ये जो दल कांग्रेस से निकले थे कांग्रेस में ही शामिल होकर भाजपा का मजबूत विकल्प बन सकते हैं, वरना इन सब क्षेत्रीय दलों का खात्मा होना तय है। मैंने जो सवाल रखे, आपकी उसमें क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।